हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी एग्जाम का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीपीएससी का एग्जाम का कैलेंडर रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जीपीएससी का एग्जाम जो है वो नवंबर में है। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, किस किस को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन किसको मिलता है, एज लिमिट क्या होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जीपीएससी के फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल क्या होना चाहिए, कौन जीपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो जो कोई भी कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो जीपीएससी एग्जाम दे सकता है। और रिजर्वेशन बेनिफिट अगर आपको चाहिए, मतलब कि आप दूसरे स्टेट में भी रहते हो, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो या फिर आप बिहार में रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रहते हो तो आप जीपीएससी एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि जीपीएससी एग्जाम जो है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश प्लस गुजराती। ठीक है, अगर आपको गुजराती नहीं भी आती है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। क्या, क्यों, कौन से नॉन गुजराती स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसका बटन में यहाँ पर आपको आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया। और अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए, जैसे आपको एससी एसटी या ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगा गुजरात का। अगर आप एमपी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अगर आप वहां पे एससी के कैंडिडेट हैं या एसटी के कैंडिडेट, तो उसका रिजर्वेशन आपको गुजरात में नहीं मिलेगा। गुजरात का डोमिसाइल होना जरूरी है अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहते हैं। ठीक है, पहला तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। जीपीएससी एग्जाम को देने के लिए आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन के बाद ये आप एग्जाम दे सकते हो, जब तक 20 ईयर्स तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, 35 ईयर्स होती है। तो 35 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो, जब तक कि आप 35 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हो। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर जो बच्चा सीरियसली जीपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो 20 से लेकर 35 मतलब 15 ईयर्स का उसके पास टाइम होता है, अगर वो ग्रेजुएशन के साथ ही सोच लेता है कि मुझे जीपीएससी एग्जाम देना है। ठीक है, अब जो लोग सोचे कि हमने तो 30 की एज में सोचा हम जीपीएससी एग्जाम दे या नहीं दे, ठीक है, जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या उनको जिसको पता नहीं था जीपीएससी भी हर साल एग्जाम लेता है, तो उनकी नियरली 35 हो गई है या 35 से प्लस है, तो उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो भी हम देखेंगे कि जीपीएससी एग्जाम में किस किस को एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्या आपने क्वालिफिकेशन किया होता है तो आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। तो कोई भी कैंडिडेट जो कोई भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसने उसने ग्रेजुएशन किया है वो जीपीएससी का एग्जाम दे सकता है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जो सबको होती है। ठीक है, और उसको हिंदी या गुजराती या दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो हिंदी उसको आनी चाहिए या फिर गुजराती आनी चाहिए, या दोनों लैंग्वेज भी आए तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। ठीक है, अगर उसके बाद कोई बड़ा है उसको जीपीएससी एग्जाम देना है तो एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलता है। ठीक है, अब जो एज रिलैक्सेशन होता है हमारे जीपीएससी एग्जाम में वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और एज लिमिट जो होती है वो जनरल कैटेगरी की डिफरेंट होती है रिजर्व कैंडिडेट के कंपैरिजन में। देखो कैसे डिफरेंट होती है। जो कैंडिडेट पहले तो 20 से 35 के बीच में एलिजिबल है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट एससी का है, एसटी का है या ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आता है तो उसको एडिशनल 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मतलब कि अगर वो 35 का हो चुका है तो उसको 5 साल और दिए जाएंगे कि वो दे सकता है, मतलब कि वो 40 ईयर्स की एज तक अब एग्जाम दे सकता है। दूसरा, वुमेन कैंडिडेट, देखो वुमेन कैंडिडेट चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो किसी भी अदर स्टेट की हो, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है जीपीएससी एग्जाम में कि जो वुमेन कैंडिडेट को ये लोग काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है फीमेल कैंडिडेट का, प्लस उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो है वो 40 ईयर्स तक जीपीएससी का एग्जाम दे सकती है, चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो आउट ऑफ गुजरात हो, नॉन गुजराती हो। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जीपीएससी का एग्जाम जरूर देना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन काफी है, दूसरा फीमेल्स के लिए कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। ठीक है, तो जीपीएससी फीमेल कैंडिडेट को तो देना ही चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ रिजर्व्ड वुमेन। देखो रिजर्व्ड वुमेन मतलब SC ST या EWS की जो वुमेन है उनको तो और भी ज्यादा फायदा है, वो 10 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब कि वो 45 ईयर्स की एज तक भी एग्जाम दे सकती हैं जीपीएससी का। क्लियर। PWD जो है उसको भी एडिशनल 10 साल का मिलता है, तो वो भी 45 साल तक दे सकता है। और जो कोई एक्स सर्विसमैन है उसको एडिशनल 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। किसी भी केस में 45 ईयर्स से ज्यादा का कोई भी इंसान जो है वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि 50 ईयर्स का भी एलिजिबल है क्या, तो भाई वो 50 ईयर्स के एग्जाम की एज में अगर एग्जाम देगा तो ड्यूटी कब करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 65 ईयर्स या 60 प्लस जो ईयर्स होती है वो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से 45 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए रिलैक्सेशन के बाद। इसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है जीपीएससी एग्जाम का। तो ये पूरे के पूरे क्राइटेरिया थे जीपीएससी एग्जाम में कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। एक और वीडियो मैंने बनाया था कि नॉन गुजराती एलिजिबल है या नहीं, उनकी क्या बेनिफिट है, तो उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे सकती हूँ। इसके अलावा पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको रेगुलर देती रहूंगी। क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, ये सारे डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस तरीके के वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।